द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 26 अगस्त 2025 है और हम यूपीएससी करंट अफेयर्स की अपनी श्रृंखला के पहले भाग के साथ हाजिर हैं। आज हमारे पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और शासन जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े जरूरी स्रोत हैं। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों का एक तरह से गहरा विश्लेषण करें और जो सबसे अहम जानकारी हैं, जो इनसाइट्स हैं, उनको सामने लाएं, खासतौर पर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए। हाँ, और ये भी ध्यान रखें कि हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो ये एक तरह से पुनरीक्षण मतलब रिवीजन का मौका भी हो सकता है। तो चलिए इन विषयों की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से। एक बड़ी खबर है, आईएसआरओ ने गगनयान मिशन के लिए हाल ही में ये इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-01 सफलतापूर्वक पूरा किया है। सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, पर यह मिशन के लिए बहुत अहम कदम है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये असल में जो क्रू मॉड्यूल है, मतलब वो कैप्सूल जिसमें अंतरिक्ष यात्री वापस आएंगे, उसके पैराशूट सिस्टम का एक, आप कह सकती हैं, एंड टू एंड परीक्षण था। इसे सफलतापूर्वक करना ये पक्का करता है कि हमारे अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी सुरक्षित हो। अच्छा। और हाँ, ये सिर्फ ISRO का नहीं था, इसमें भारतीय वायुसेना, DRDO, नौसेना, तटरक्षक बल सब शामिल थे। हाँ, तो ये दिखाता है कि ये कितना जटिल और महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। और गगनयान मिशन तो अपने आप में ही बहुत महत्वाकांक्षी है। भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाले बहुत कम देशों में शामिल करने का लक्ष्य है। हाँ बिल्कुल, उद्देश्य यही है, 3 सदस्यों के दल को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना, करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और ये 3 दिन का मिशन होगा, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। इसके लिए वो LVM-3 रॉकेट का एक खास ह्यूमन रेटेड संस्करण इस्तेमाल होगा, HLVM-3। HLVM-3, हाँ, ये वही GSLV Mark 3 है ना, पहले वाला? हाँ वही है, बस इसे इंसानी मिशन के लिए और ज्यादा सुरक्षित बनाया गया है, रिकन्फिगर किया गया है। तो इस सफल टेस्ट के बाद आगे क्या, मतलब ISRO की अगली तैयारी क्या है? निश्चित रूप से अगला कदम है टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन, TVD-2 मिशन। इसमें क्रू एस्केप सिस्टम जैसी और चीजों का परीक्षण होगा। अच्छा। और फिर इसके बाद पहला मानव रहित गगनयान मिशन, मतलब G1। ये असली मानव उड़ान से पहले एक तरह का ड्रेस रिहर्सल जैसा होगा। ड्रेस रिहर्सल? हाँ सही है। हाँ, तो ये सारे परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है फाइनल मिशन के लिए। और ये सब उस बड़े विजन का हिस्सा है जिसकी घोषणा हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर की गई थी। भारत का अंतरिक्ष में भविष्य तो काफी रोमांचक लग रहा है। बिल्कुल, उस रोड मैप में तो बहुत कुछ है। 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन, 2040 तक चांद पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारना, फिर चंद्रयान 4, शुक्र मिशन, बहुत कुछ। ये सब भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प को दिखाता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जरिए। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से अब जरा जमीन पर आते हैं, अर्थव्यवस्था पर। आजकल दुनिया भर में जो चल रहा है, भू राजनीतिक उथल-पुथल, संघर्ष, ट्रेड वॉर, टैरिफ वगैरह, इसके बीच भारत में एक सोच, एक आम सहमति बन रही है कि हमें सिर्फ सर्विस इकोनॉमी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक प्रोडक्ट नेशन बनना होगा। ये प्रोडक्ट नेशन, इसका मतलब क्या है, क्या आइडिया है ये? प्रोडक्ट नेशन का मतलब है एक ऐसा देश जो सिर्फ सेवाओं पर, मतलब सर्विसेज पर ही नहीं, बल्कि हाई वैल्यू कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, उनके निर्माण और निर्यात पर भी फोकस करे। यानी सिर्फ सॉफ्टवेयर या कॉल सेंटर वाली बात नहीं, बल्कि उन्नत मशीनें बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे उत्पाद जिनकी दुनिया में मांग हो। अच्छा। और जिन पर हमारा अपना IP हो, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं, बल्कि डिजाइन एंड मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड जैसा है। मतलब सिर्फ असेंबली लाइन नहीं बनना, बल्कि इनोवेशन और डिजाइन का पावर हाउस बनना। लेकिन इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है अचानक? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला तो है रणनीतिक स्वायत्ता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जैसे आज दुनिया चिप्स के लिए ताइवान पर निर्भर है ना? हाँ, बिल्कुल। या कई जरूरी खनिजों के लिए चीन पर। अगर भारत अपने खुद के महत्वपूर्ण उत्पाद बनाता है, तो वैश्विक मंच पर उसका असर बढ़ेगा। वो बाहरी दबावों से बेहतर तरीके से निपट सकेगा। सही बात है। और दूसरा कारण है वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना। अगर हम अपने ब्रांडेड IP आधारित उत्पाद बनाते हैं, तो हम वैल्यू चेन में ऊपर जा सकते हैं। इससे ज्यादा मुनाफा होगा, ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। और तीसरा, आर्थिक लचीलापन, मतलब इकोनॉमिक रेजिलियंस।
एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन बेस वाली अर्थव्यवस्था जो है वो वैश्विक आर्थिक झटकों को बेहतर झेल सकती है। ये लक्ष्य तो काफी बड़ा है। क्या सरकार इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठा रही है, कोई पहल वगैरह? हाँ बिल्कुल, कई पहले शुरू की गई हैं, जैसे उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना PLI। हाँ, तो वो तो काफी चर्चा में रही है। हाँ, PLI स्कीम्स। हाँ, ये 14 प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को इंसेंटिव देती है। फिर सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए DLI स्कीम है, डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन। DLI, अच्छा। इसके अलावा बड़े इनोवेशन मिशंस भी हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, अटल इनोवेशन मिशन, इंडिया AI मिशन वगैरह। और हाँ, लॉजिस्टिक्स, उसको बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति भी लागू की गई है, क्योंकि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो जरूरी है प्रोडक्शन के लिए। सही। तो ये सब मिलकर भारत को एक प्रोडक्ट नेशन बनाने की कोशिशें हैं। ये पहले तो ठीक है, लेकिन इस महत्वाकांक्षा को हकीकत बनाने के लिए और क्या चाहिए होगा? मतलब आगे की राह क्या दिखती है? देखिए, ये एक लंबी यात्रा है, आसान नहीं है। सबसे पहले तो हमें वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करना होगा, खासकर ताइवान जैसे देशों के साथ जो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में आगे हैं। दूसरा, R&D, रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश करना होगा। विश्वविद्यालयों, इंडस्ट्री, सरकारी लैब्स, इनके बीच बेहतर तालमेल बनाना होगा। और लोग, स्किल्स। हाँ। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, मानव पूंजी में निवेश। हमें अपनी शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट सिस्टम को बदलना होगा ताकि वो भविष्य की इंडस्ट्री की जरूरतें पूरी कर सकें। सही। और चौथा, एक स्थिर और उद्योग अनुकूल नीतिगत माहौल, मतलब बिजनेस करना आसान हो, रेगुलेटरी बाधाएं कम हो, इन सब पर एक साथ काम करने की जरूरत है। चलिए, अर्थव्यवस्था की इन बड़ी योजनाओं से अब देश के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की तरफ चलते हैं, जो आज भी करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है। हाल ही में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसद की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट आई है। इसमें NDDB, मतलब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, उसके कामकाज और खासकर स्वदेशी मवेशी नस्लों के संरक्षण और विकास पर फोकस किया गया है। भारत में तो गाय भैंसों की बहुत सारी देसी नस्लें हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। आधिकारिक तौर पर देखें तो गायों की 53 और भैंसों की 21 स्वदेशी नस्लें हैं हमारे पास। ये हमारी एक बहुत बड़ी बायोडायवर्सिटी है। समिति की रिपोर्ट राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM के संदर्भ में इनकी स्थिति देख रही थी। ये RGM 2014 से चल रहा है, इन्हीं देसी नस्लों को बढ़ावा देने के लिए। तो रिपोर्ट में इनकी उत्पादकता, मतलब दूध उत्पादन, उसके बारे में क्या पता चला है? कुछ सुधार हुआ है? रिपोर्ट कहती है कि हाँ, कुछ सुधार तो हुआ है। 2023-24 तक स्वदेशी गायों की औसत दैनिक दूध उत्पादकता बढ़कर 3.54 किलोग्राम हो गई है और भैंसों की 5.92 किलोग्राम। अच्छा। ये पिछले सालों की तुलना में बेहतर तो है, लेकिन ये विदेशी या संकर नस्लों की तुलना में कैसा है? और दुनिया के हिसाब से हम कहाँ हैं? हाँ, यहीं पर वो असली चुनौती दिखती है। इसी दौरान, मतलब 2023-24 में विदेशी या क्रॉसब्रीड गायों की औसत उत्पादकता 8.52 किलोग्राम प्रतिदिन थी। ओह, मतलब देसी गायों से लगभग 2.5 गुना ज्यादा। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इजराइल या अमेरिका जैसे देशों से तुलना करें, जैसे इजराइल में 2022 में प्रति गाय सालाना औसत 13,656 किलो था, अमेरिका में करीब 11,000 किलो, तो हमारा औसत बहुत कम है। तो मतलब सुधार की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तो इस कम उत्पादकता के पीछे क्या कारण बताए गए हैं? मुख्य वजह क्या है? रिपोर्ट ने 3 बड़ी वजह गिनाई है। पहला, कृत्रिम गर्भाधान AI, उसकी सीमित पहुंच। देश में केवल 30% प्रजनन योग्य पशुओं तक ही AI की सुविधा पहुंच पाती है। सिर्फ 30%? हाँ, मतलब 70% पशु अभी भी पारंपरिक तरीकों पर निर्भर है, जिनसे नस्ल सुधार बहुत धीमा होता है। और दूसरा, प्रशिक्षित AI तकनीशियनों की भारी कमी। जरूरत करीब 2 लाख की है, जबकि उपलब्ध है सिर्फ 1,16,000 के आसपास। काफी बड़ा गैप है ये तो। हाँ, और तीसरा है खराब स्केलेबिलिटी। ज्यादातर देसी पशु, लगभग 80%, वो छोटे और सीमांत किसानों या भूमिहीन मजदूरों के पास हैं, जिनके पास बेहतर चारा, तकनीक या पशु चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच वो सीमित होती है। ये तो वाकई गंभीर चुनौतियां हैं। तो समिति ने इनसे निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, सिफारिशें? हाँ, कई ठोस सिफारिशें की हैं। एक महत्वपूर्ण सुझाव है कि किसी नस्ल को महत्वपूर्ण मानने के लिए न्यूनतम पशु संख्या 50,000 तय की जाए। 50,000?
क्यों? ताकि उस नस्ल में जेनेटिक विविधता बनी रहे, बीमारियों से बचाव हो सके और वो नस्ल लंबे समय तक टिक सके। अच्छा, लॉजिकल है। और दूसरा, नस्ल सुधार कार्यक्रम को और समावेशी बनाया जाए। मतलब सभी राज्यों की जो प्रमुख देशी नस्लें हैं उन्हें शामिल किया जाए। ऐसा न हो कि सिर्फ कुछ गिनी चुनी नस्लों पर ही ध्यान रहे। तीसरा, जवाबदेही तय करने पर जोर दिया है। वीर्य यानी सीमन, उसके उत्पादन और सप्लाई में जो गड़बड़ियां होती हैं उनके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और साथ ही लिंग वर्गीकृत वीर्य यानी सेक्स सॉर्टेड सीमन, हाँ, जिससे सिर्फ मादा बछिया पैदा होने की संभावना बढ़ती है। बिल्कुल, उसके उत्पादन और वितरण को सुनिश्चित करने की सिफारिश की है ताकि किसानों को सीधा फायदा हो। क्या इन सिफारिशों के अलावा सरकार पहले से ही कुछ कर रही है देसी नस्लों के लिए? हाँ, राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM तो चल ही रहा है। उसके तहत IVF तकनीक और ये लिंग वर्गीकृत वीर्य जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके नस्ल सुधार में तेजी लाने की कोशिश हो रही है। जेनेटिक सिलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए गॉट चिप, माहिश चिप जैसे स्वदेशी चिप्स भी बने हैं। अच्छा, चिप्स भी हैं? हाँ, ये अच्छी नस्ल की पहचान में मदद करते हैं और पशुओं की ट्रैकिंग, ब्रीडिंग, हेल्थ मैनेजमेंट, इन सब के लिए भारत पशुधन ऐप जैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है। तो प्रयास तो जारी हैं, लेकिन हाँ, चुनौतियों को देखते हुए और तेजी लाने की जरूरत है। चलिए अब अपने आखिरी विषय पर आते हैं। ये पर्यावरण और शासन से जुड़ा है, रेत खनन का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला दिया है। उसने NGT के उस आदेश को सही ठहराया जिसने जम्मू कश्मीर में रेत खनन की मंजूरी रद्द कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण मंजूरी के लिए सिर्फ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट DSR काफी नहीं है, बल्कि पुनर्पूर्ति डेटा मतलब रिप्लेनिशमेंट डेटा वो भी अनिवार्य है। ये पुनर्पूर्ति डेटा क्या चीज है और ये इतना जरूरी क्यों है? पुनर्पूर्ति डेटा का मतलब है वो आंकड़ा जो ये बताए कि किसी नदी तल से जितनी रेत निकाली जा रही है उतनी या उससे ज्यादा रेत प्राकृतिक रूप से, मतलब बारिश के पानी वगैरह से बहकर वहां वापस जमा हो रही है या नहीं। अच्छा, कितना निकल रहा है और कितना वापस आ रहा है? हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आपके पास ये डेटा नहीं है तो आपकी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट DSR ही अधूरी है, फंडामेंटली दोषपूर्ण है। क्योंकि इसी डेटा के आधार पर तय होता है कि आप टिकाऊ तरीके से कितनी रेत निकाल सकते हैं, सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन लिमिट। बिना इसके तो आप बस अंदाजे से काम कर रहे हैं, जो खतरनाक हो सकता है। ये तो बिल्कुल सही बात लगती है। कोर्ट ने इसे समझाने के लिए कोई सिद्धांत वगैरह भी दिया? हाँ, कोर्ट ने प्राकृतिक पुनर्जनन सिद्धांत का हवाला दिया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल रीजेनरेशन। जैसे जंगल काटने से पहले ये देखना जरूरी है कि पेड़ दोबारा उग सकें, वैसे ही नदी से रेत निकालने से पहले ये जानना जरूरी है कि नदी में रेत वापस भरने की क्षमता है या नहीं, कितनी है। कोर्ट ने कहा कि बिना रिचार्ज स्टडी मतलब पुनर्पूर्ति अध्ययन के खनन की अनुमति देना प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ना है। और अगर ये संतुलन बिगड़ता है, मतलब अनियमित रेत खनन होता है, तो उसके क्या परिणाम होते हैं? पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है? कोर्ट ने दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य का जो 2012 का मामला था उसका जिक्र करते हुए इसके गंभीर पर्यावरणीय प्रभावों को बताया। जैसे नदी किनारों का कटाव होता है जिससे जमीन का नुकसान होता है। हाँ। जलीय जीवों का आवास नष्ट होता है, जैसे मछलियों के प्रजनन स्थल। भूजल स्तर नीचे चला जाता है क्योंकि रेत एक तरह से प्राकृतिक फिल्टर का काम करती है। और नदी का तल अस्थिर होने से बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। ये सब दिखाता है कि अनियंत्रित खनन कितना विनाशकारी हो सकता है। तो भारत में इसे रेगुलेट करने के लिए कानूनी ढांचा क्या है? क्या ये पहली बार है कि पुनःपूर्ति डेटा की बात हो रही है? नहीं, ये बात पहले भी उठी है। हमारे पास पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तो है ही, जो एक अम्ब्रेला कानून है। फिर 2012 का वो दीपक कुमार केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी छोटे खनिजों, माइनर मिनरल्स जिनमें रेत भी शामिल है, उनके लिए पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य कर दी थी। अच्छा, 2012 से ही अनिवार्य है? हाँ। इसके बाद 2016 में EIA अधिसूचना में संशोधन करके क्लस्टर आधारित मूल्यांकन और DSR के हिस्से के रूप में पुनर्पूर्ति अध्ययन की जरूरत बताई गई थी। फिर 2016 और 2020 में सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश भी आए। उनमें भी वार्षिक पुनर्पूर्ति दर की गणना पर जोर दिया गया। तो फिर ये नया फैसला क्या है?
तो सुप्रीम कोर्ट का ये ताज़ा फैसला असल में मौजूदा नियमों को और सख्ती से लागू करने पर बल देता है और ये साफ करता है कि पुनर्पूर्ति अध्ययन मंजूरी की एक अनिवार्य शर्त है। इसके बिना मंजूरी नहीं मिल सकती। समझ गया। तो आज हमने कई अहम मुद्दों पर गहराई से चर्चा की। गगनयान मिशन की उड़ान से लेकर भारत को प्रोडक्ट नेशन बनाने की जमीनी कोशिशों तक, देसी मवेशियों की उत्पादकता की चुनौतियों से लेकर रेत खनन के पर्यावरणीय सवालों तक काफी कुछ कवर किया। हाँ, और ये सारे विषय आपस में जुड़े हुए भी हैं एक तरह से। तकनीकी प्रगति, आर्थिक रणनीति, कृषि स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण, ये सब भारत के समग्र विकास और सतत भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये सीधे तौर पर पाठ्यक्रम के अलग अलग हिस्सों से जुड़ते हैं। साइंस, टेक, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस, सब। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़े जाते हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने रेत खनन में पुनरापूर्ति अध्ययन को अनिवार्य शर्त बनाया है, क्या हमें विकास की अन्य जरूरतों जैसे जल संसाधन का उपयोग हो या वन संपदा या दूसरे खनिज हों, उनके उपयोग में भी इसी तरह के जितना लो उतना लौटाओ या पुनर्जनन के सिद्धांत को और कड़ाई से लागू करने की जरूरत है, ताकि विकास और पर्यावरण में एक बेहतर संतुलन बन सके? इस पर जरूर सोचिएगा। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही इस श्रृंखला के भाग 2 के साथ वापस आएंगे।